Assalamualaikum students, how are you? I hope you are all fine. Now let's we start our lecture. That is, before starting our lecture, I give you some review from the previous lecture, which is based on the chapter number 10, which is properties of matter. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम लोगों ने क्या क्या डिफ़ाइन किया था अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में जो हमने लिया था उसके अंदर हमने मैटर्स पढ़ा था कि मैटर आया उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ या स्टेट्स ऑफ मैटर या फेजेस ऑफ मैटर को डिफ़ाइन किया था, जिसमें आपके पास कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन प्रॉपर्टीज़ तो कॉमनली हम पढ़ते हैं, लेकिन जो चौथी चीज़ आप पढ़ते हैं वो होती है इस कॉल्ड प्लाज्मा, इन बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि मैटर आपका डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हो जाती हैं, या जैसे जैसे हम टेम्परेचर को लो डाउन करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हो जाती हैं। इसमें एग्जाम्पल दी गई थी आपके पास पानी की। जैसे पानी का अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो अगर हम बर्फ़ के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं, अपनी आइस को कंसिडर कर रहे हैं, तो जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। लिक्विड के बाद वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं पानी में। ठीक है, आम जो वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। इसी तरीके से जब हम मैटर की चौथी स्टेट की बात करते हैं जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, तो वो इन बिटवीन क्या होता है आपका सॉलिड और लिक्विड के बीच में, मतलब ना तो वो पूरा सॉलिड होता है और ना ही पूरा लिक्विड। कुछ गाढ़ा सा महलूल जिस किस्म का कहा जाता है उस चीज़ को हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में आपके पास कितनी चीज़ें थी, बेसिकली आपके पास हम लोग उसमें क्या चीज़ कंसिडर कर रहे होते हैं, बेसिकली किसी भी सब्सटेंस के खींचने की ताकत को, उसको क्या कहते हैं हम, इलास्टिसिटी। ठीक है, आम लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड इज इलास्टिसिटी, विच इज़ डिपेंड अपॉन द कंसिस्टेंसी ऑफ द मटीरियल। ठीक है, कि आया वो कितना स्ट्रेंथ ले सकता है या कितनी फोर्स उस पर एग्जर्ट की जा सकती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। ये डिपेंड करती है आपके पास दो चीज़ों पे, एक को हम कहते हैं स्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या चीज़ होती है, वो चीज़ जो आप उसको फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब दबाव, किसी भी चीज़ का दबाव, या तो आप अपने हाथ का प्रेशर दें या किसी मशीन का प्रेशर दें किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, तो उस चीज़ का जो दबाव होता है उसको हम फिजिकल लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, स्ट्रेस। और जिस चीज़ के ऊपर उसको असरअंदाज हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। ठीक है, जो रिलेटिव डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, जो रिलेटिव बॉडी होती है जिसके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे होते हैं, उस अप्लाई होने वाली चीज़ को क्या कहते हैं, स्ट्रेन, बॉडी की रिस्पेक्ट से। ठीक है ना, अगली जो चीज़ हमने कंसिडर करी थी वो क्या थी हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में हमने क्या डिफाइन किया था, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, दोनों का रेशो, किस दोनों का, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का, दोनों का आपस में जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि अगर आपके पास दो वैल्यू दे रखी है, स्ट्रेस की भी दे रखी है और स्ट्रेन भी दे रखा है, तो उसके नतीजे में आपके पास क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ अब जो इसका बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे या इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, कि इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। बेसिकली इसको दिया गया था रॉबर्ट हुक ने, इसकी जो डिस्कवरी की थी इसने रॉबर्ट हुक ने की थी, जिसको नाम दिया गया बाद में हुक्स लॉ का। इसमें हमने क्या बताया है कि आपकी बेसिकली आपका इलास्टिक बॉडी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको प्रोपोर्शनल होता है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का। अब ये बताइए कि प्रोपोर्शनल कैसा है, डायरेक्टली है या इन्वर्सली है। वो हमें एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेन डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, तो उसी के नतीजे में हमें उतना ही स्ट्रेन गिव अप होता है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्ट्रेन के। हमने ये बात पहले भी कंसिडर करी है कि अगर एक चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं उसके नतीजे में उतना ही हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो दोनों का आपस में रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
इज दैट क्लियर? कि अगर हम एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो उसी की रिस्पेक्ट से हमारी दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो दोनों का आपस में रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन आपके पास अल्फा टाइप कुछ दे रखी होती है, इसको कहते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपके पास दे रखी है कि स्ट्रेस आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्ट्रेन के। हमें पता है कि जब हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास इक्वल्स टू के साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट हम अप्लाई कर रहे होते हैं। वो हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे होते हैं? डिफाइन एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सरफेस एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब वो फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं जिसके ऊपर वो एरिया के ऊपर वो एक्सर्ट हो रही होती है। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कहाँ से आया कांस्टेंट? हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जिसकी वजह से हमारे पास इक्वल्स टू की साइन और कुछ ना कुछ कांस्टेंट आया। हमने कांस्टेंट क्या रखा? क्या वैल्यू रखी हमने? वो एरिया जिसके ऊपर हम अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है फिर? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ। एफ मीन्स हमारी वो फोर्स जो हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय ए। ए इज द एरिया पर यूनिट एरिया। सरफेस एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इट्स ए। नीचे हम बताते हैं फिर हमने जो अगला हमारा टॉपिक था जिसको हमने डिफाइन किया था वो क्या था हमारे पास? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हमने डिफाइन किया था। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? हम कंसिडर कर रहे होते हैं बेसिकली लेंथ। ठीक है, डिफॉर्मेशन इन चेंज लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन शेप। ठीक है, इसको हम कंसिडर करते हुए चलते हैं। हमने इधर क्या लिया था? हमने चेंज इन लेंथ के ऊपर हमने काम किया। एल जो इसमें दे रखा है आपके पास वो है ओरिजिनल लेंथ, किसी भी इलास्टिक बॉडी की ओरिजिनल लेंथ जब उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई ना की गई हो, ये उस वक्त की लेंथ है। एंड डेल्टा एल क्या डिफाइन कर रहा है हमारे पास? चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल वो वाली लेंथ है जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर चुके, या हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर रबर बैंड लूँ तो रबर बैंड की वो लेंथ जिसको मैंने अभी तक खींचा नहीं है या उसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई नहीं करी है तो उसकी क्या है? एल। लेकिन जैसे ही मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी या दूसरे लफ्ज़ों में मैंने रबर बैंड को खींचना शुरू करा तो उसने अपनी शेप चेंज करी। शेप मीन्स उसने अपनी लेंथ चेंज करी। पहले उसकी लेंथ कुछ और थी लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी लेंथ कुछ और हुई, वो है उसकी चेंज इन लेंथ मीन्स डेल्टा एल। दोनों का रेशो मिलके क्या बना? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारे पास सेम एज इट इज़ वही वाली फोर्स है जो उसके ऊपर अप्लाई हुई है बॉडी पे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का नाम यूँ आया है क्योंकि हम लोग लेंथ वाइज काम कर रहे हैं। ठीक है, हम जो डिफॉर्मेशन देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं? लेंथ में, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, वर्डिंग से भी आपको समझ में आ रहा होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मीन्स आपकी लेंथ पे एक्सर्ट होने वाली फोर्स, उसका रेशो। ठीक है, आगे चलिए। तो यंग मॉड्यूलस आपके पास डिफाइन करता है स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जो आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। दोनों की जब मैं वैल्यू पुट करूंगी, जो कि पहले मैंने स्ट्रेस को डिफाइन किया था अपने 10.2 में, अगर आप इक्वेशन देखें ऊपर 10.2 में मैंने पहले स्ट्रेस को डिफाइन किया कि आया स्ट्रेस क्या होता है। उसके बाद मैंने क्या डिफाइन किया है 10.3 में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दोनों की वैल्यू जब मैं कैपिटल वाई वाली इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी? आखिर में 10.4 वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जिसको मैंने किसका नाम दिया है? यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। ये देखिए जो हमारे पास इक्वेशन आखिर में निकली वो हमारे पास क्या थी? F इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। एफ हमारे पास क्या है? वो फोर्स जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। एल क्या है? वो लेंथ जो ओरिजिनल है, मतलब जिस लेंथ पे अभी फोर्स अप्लाई नहीं की गई है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए, कैपिटल ए मीन्स वो एरिया जहाँ पे वो सब्सटेंस कवर हो रहा है, जिस सब्सटेंस को मैंने वहाँ पे रखा हुआ है उसका वो एरिया, इनटू डेल्टा एल। डेल्टा एल मीन्स चेंज इन लेंथ। कौन सी चेंज इन लेंथ? जब मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर चुकी। रबर बैंड की एग्जाम्पल को अपने जहन में रखिए कि खींचने के बाद जो उसकी लेंथ है वो है उसकी डेल्टा एल, जिसको हम क्या कहते हैं? चेंज इन लेंथ। इस एक पूरी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं?
यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अच्छा, एसआई सिस्टम यूनिट में हमने इसको किस तरीके से डिफाइन किया, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन आपकी फोर्स डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आपकी लेंथ के लिए यूज़ किया गया है। लेंथ के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, फोर्स के लिए हम न्यूटन यूज़ करते हैं। और मैंने क्या कहा था, दोनों का रेशो, तो सेम हमारी यूनिट बन गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम यूनिट ऑफ स्ट्रेस भी कहते हैं, जो हमारे पास स्ट्रेस के लिए भी यूज़ की जाती है, ठीक है। सेम यूनिट हम स्ट्रेस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं और यही सेम यूनिट हम यंग मॉड्यूलस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। ये बेसिकली आपके पास एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट बताइए, तो आप क्या जवाब देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये तो थोड़ा रिव्यू था हमारा उस लेक्चर का जो हमारा प्रीवियस हमने लिया था कि आया, उसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर की थी। आपके पास आगे ये टेबल आपके पास गिवन है पेज नंबर 153 पे। ये आपके पास जिस तरह आप टॉपिक वाइज अपना लिखेंगे, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि पहले आप मैटर की डेफिनेशन लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लिखेंगे, जिसमें आप डिफाइन करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एज वेल एज प्लाज्मा। चारों आप इसकी स्टेट्स को डिफाइन करेंगे डेफिनेशन में। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पीछे आप समरी से कंसिडर कर सकते हैं डेफिनेशन। उसके बाद आप किस चीज़ को डिफाइन करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन को। स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन डिफाइन करने के बाद आप किस चीज़ को डिफाइन करेंगे, हुक्स लॉ को, जो कि पेज नंबर 152 पे पूरी डेरिवेशन मैंने अभी आपको समझाई है। उसके बाद आप किसको कंसिडर करेंगे, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास बेसिकली वहीं से शुरू होती है जहां आपने 10.2 को छोड़ा है, ठीक है। 10.2 तक तो आप करेंगे हुक्स लॉ को डिफाइन। उसके बाद आप किस चीज़ पर आ जाएंगे, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप वहाँ से काम शुरू करेंगे जहाँ से आपकी 10.2 इक्वेशन ख़त्म हुई है। उसके बाद से आपके पास वो वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा। वो करने के बाद आप उसके बाद आप ये वाला टेबल बनाएंगे जो कि टेबल नंबर 10.1 है। इसमें आपके पास अलग अलग मटेरियल दे रखे हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस दे रखे हैं। उस हिसाब से आपके पास उसकी इलास्टिक लिमिट और उसका जो निकलने वाला यंग मॉड्यूलस है वो आपको गिवन है। एक कॉलम में आपको मटेरियल गिवन है। मटेरियल दैट उसमें क्या शामिल है आपके पास, एल्युमिनियम है, ब्रास है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, स्टील, रबर है, टंगस्टन है और क्राउन ग्लास। ये आपके पास बेसिकली जो हम अमूमन यूज़ कर रहे होते हैं ये वो वाले मटेरियल हैं, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट से हमें यंग मॉड्यूलस दे रखा है और उसकी इलास्टिक लिमिट दे रखी है, ठीक है। ये सब पहले से कैलकुलेटेड है। ये सारी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं जो आपको यहाँ पे टेबल में गिवन है। अब जहाँ पर आपके पास डैश लगा हुआ है, मीन्स आपके पास एक जगह डैश लगा हुआ है लेड में, दूसरी जगह लगा हुआ है आपके पास रबर में और तीसरा आपके पास लगा हुआ है टंगस्टन में। ये क्यों लगा हुआ है, ये उसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। मैं सिंपल से एग्जांपल दे देती हूँ रबर बैंड की, कि आपके पास हर रबर बैंड की इलास्टिक लिमिट डिफरेंट होती है। कोई या तो रबर बैंड ज़्यादा खींचने पर भी नहीं टूटता, जैसा कि आपको उसकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है रबर बैंड की क्या है, वो कितना मोटा है या कितना पतला है, ठीक है। तो इस वजह से डिपेंड करता है उसके साइज़ पे, उसकी लिमिट पे। तो इसलिए हम किसी भी एक रबर बैंड को लेके उसकी इलास्टिक लिमिट डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर रबर बैंड की एक अलग इलास्टिक लिमिट है। अगर मैंने पतला लिया है रबर बैंड तो उसकी इलास्टिक लिमिट दूसरी होगी एज़ कम्पेयर टू अगर मैं कोई मोटा रबर बैंड इस्तेमाल करूँ, ठीक है। ये तो हम अमूमन आम घरों में अपने इस्तेमाल करने वाली चीज़ें करके देख भी सकते हैं कि अगर आप एक तरफ छोटा रबर बैंड लें और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें तो वह एक वक्त पे आके स्ट्रेस उसको डिफाइन नहीं कर पाते या नहीं कंसिडर कर पाता और वो टूट जाता है, ठीक है। अगर यही आप फोर्स अप्लाई करें किसी बड़े रबर बैंड पे या मोटे रबर बैंड पे तो वो स्ट्रेस झेल लेता है, मतलब वो इतना स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेता है और आपको रबर बैंड नहीं टूटता। तो इसका क्या मतलब है कि उसकी इलास्टिक लिमिट दूसरी है एज़ कम्पेयर टू छोटे वाले रबर बैंड की। इस वजह से ये वाला जो बॉक्स है इसमें कोई वैल्यू आपको नहीं दे रखी। बाकी आपके पास सबकी इलास्टिक लिमिट और यंग मॉड्यूलस उसका
दोनों गिवन हैं। ये बेसिकली हम ज़्यादातर कंसिडर करते हैं अपने न्यूमेरिकल के ऊपर। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ हमें ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू सब्सटेंसेस। पहले वाला जो टॉपिक था उसके अंदर हम क्या कंसीडर कर रहे थे, किसी एक सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है। इस टॉपिक में आपके पास क्या डिफाइन किया गया है, दो सब्सटेंसेस के दरमियान उसकी इलास्टिसिटी को कंपेयर किया गया है, ठीक है। एक को हमने नाम दिया है एप्सिलॉन एक्स का और दूसरे को हमने नाम दिया है एप्सिलॉन वाई का। मीन्स हमने एक सब्सटेंस को नाम दिया एक्स का और दूसरे को नाम दिया हमने वाई का। ये देखिए एक हमारे पास सब्सटेंस है, क्या कह रहे हैं, हमने कंसिडर किया है दो सब्सटेंसेस को, कौन से, इलास्टिक सब्सटेंसेस को हमने कंसिडर किया है। एक हमारे पास y का नाम दिया और दूसरे को हमने x का नाम दिया। x और y हमारे पास दो हैं, उन्हीं की रिस्पेक्ट से हमारे पास जो स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हमने क्या नाम दिया, एप्सिलॉन x का, और दूसरे को नाम दिया हमने एप्सिलॉन y का। हमें पता है कि जब हम इन दोनों का रेशो मालूम करेंगे तो हम किस पर आ जाएंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे या यंग मॉड्यूलाई पे। तो हमने क्या करा, E ऑफ x एंड E ऑफ y बी द मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू सब्सटेंसेस रिस्पेक्टिवली। इसकी रिस्पेक्ट से ये इसका मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी है और इसकी रिस्पेक्ट से ये वाला, दोनों हमारे पास यहाँ पे गिवन है। इन्हीं दोनों को कंसीडर करते हुए बाय द डेफिनेशन क्या हमारे पास इक्वेशन आती है, E ऑफ x इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन x एंड E y इज इक्वल्स टू सिग्मा एप्सिलॉन y। सिग्मा हमारे पास क्या है, वो स्ट्रेस जो हम अप्लाई कर रहे हैं, विच इज़ द कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अप्लाइड। तो हमारे पास जो दोनों का रेशो बना वो क्या है, E ऑफ x इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन x डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन y। सिग्मा और सिग्मा सेम है, आपस में कैंसिल आउट हुए। तो हमारे पास जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे या इसको इक्वेशन सही करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, E एप्सिलॉन y हमारे पास ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन y हमारे पास, ये वाली टर्म हमारे पास नीचे आ जाएगी। दोनों टर्म का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास क्या मालूम होता है कि अगर हमारे पास E ऑफ x बड़ा है या एप्सिलॉन x हमारे पास बड़ा है तो हमारे पास एप्सिलॉन y कैसा होगा, ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमारे पास E ऑफ x छोटा है तो हमारे पास E ऑफ y क्या हो जाएगा, बड़ा। आगे चलते हैं तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है हुक्स लॉ अप्लाइड टू अ हेलिकल स्प्रिंग। अब ये क्या हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। हम इसको एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं कि हमारे पास आया क्या इक्वेशन बनती है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। टेंशन चीज़ वही है आपके पास, लेकिन आपके पास वर्डिंग चेंज है। वर्डिंग चेंज होने का मतलब इसने स्ट्रेस को किसका नाम दिया, टेंशन का, और एक्सटेंशन का नाम क्या दे रखा है, जब वो हमारे पास स्ट्रेन में आ रहा है, जो हमारे पास आखिर में जो रिजल्ट आता है उसका नाम है, ठीक है। टेंशन वो फोर्स जो हम उसको अप्लाई कर रहे हैं और एक्सटेंशन वो जो उसने अपने अंदर एग्जर्ट करी है, ठीक है। तो टेंशन हमारे पास क्या है, F, एंड x हमारे पास क्या है, उसका एक्सटेंशन या वो वाला डिस्प्लेसमेंट जो उसने अपने फोर्स अप्लाई होने के बाद एग्जर्ट किया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, हमारे पास इक्वल्स टू की साइन है, साथ में हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट क्या है हमारे पास K को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, हमारे पास वो कांस्टेंट है जो स्प्रिंग कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। K को हम बेसिकली क्या डिफाइन कर रहे होते हैं, K इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसकी यूनिट क्या बनती है, K की न्यूटन पर मीटर। किस तरीके से बनती है एक और दफ़ा देख लीजिए। फोर्स की हमें पता है क्या है यूनिट, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है उसको हम किससे कंसिडर करते हैं, मीटर से। जब मैं फोर्स की जगह पे फोर्स का यूनिट लिखूंगी और x की जगह पे x का यूनिट लिखूंगी तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर। x को यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड, तो फोर्स की जगह पे तो न्यूटन है, x की जगह पे क्या है, मीटर, तो यूनिट क्या बनी हमारी, न्यूटन पर मीटर। दैट्स इट, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ टू अ हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है ना। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है वो क्या है आपके पास, 10.4 विच इज़ द प्रेशर। किस तरीके से डिफाइन किया जाता है प्रेशर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी
एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। क्या कहा था न्यूटन के सेकंड लॉ ने कि जब भी हम किसी सब्सटेंस के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फॉर अ गिवन फोर्स द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। जो किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका एक्सेलरेशन? मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर आपके पास मास ज़्यादा है तो उसके लिए आपके पास फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट हो रही है, इसी के नतीजे में आपके पास एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, द हैवियर ऑफ द बॉडी द लेसर बी द एक्सेलरेशन एंड लाइटर ऑफ द बॉडी द ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन। अगर आपके पास बॉडी हैवी है तो यकीनन आपका एक्सेलरेशन भी कम होगा, और जैसे जैसे आपके पास बॉडी लाइटर होगी तो आपका एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, वो बॉडी ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम्पल दे रखी है सिंपल अगर वर्ड्स में आप समझें तो वो ये है कि अगर आपने किसी वुमेन ने या लेडी ने पहन रखी है हील वाली सैंडल। ठीक है, इसमें ये वाली मिसाल इसमें गिवन है जो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, और वो चलना शुरू करती है मैदान में, मतलब कच्चा फर्श है, उस पर मट्टी में चलती है, तो उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है अपनी हील निकालने के लिए। जबकि अगर वो सिंपल रोड पे चल रही हो तो उसको कम प्रेशर उसका लगाना पड़ता है अपना पाँव उठाने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी जो हील है वो अंदर चली जाती है, उसकी फोर्स जो है वो मट्टी के अंदर चली जाती है, उसको बाहर निकालने के लिए उसको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है अपनी हील निकालने के लिए। ठीक है, जबकि अगर वो ही चप्पल पहन के अगर वो प्लेन रोड पे चले तो उसको अपनी फोर्स कम एक्सर्ट करनी पड़ती है, मतलब फोर्स कम लगानी पड़ती है अपने पाँव को आगे बढ़ाने के लिए। इट्स दैट क्लियर कि अगर एक औरत को मैं हील वाली चप्पल पहन के अगर वो मैदान में चलती है तो उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है अपनी पाँव उठाने में एज़ कम्पेयर टू जब वो सिंपल रोड पे चल रही हो। यही बात उसने यहाँ पे डिफाइन की गई है प्रेशर को बताने के लिए कि आपको प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है जब आप अपना कोई भी बॉडी अगर आपकी फ्लैट उस पर ना हो। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। एक्सप्लेनेशन क्या देता है इसकी? नो डाउट द ग्रेविटेशनल पुल इज द सेम बोथ केसेस बट द प्रेशर एक्सर्ट बाय द बॉडी ऑन द बाय द फोर्स ऑन द हील having lesser area is greater than the exerted on the flat shoes which have large area। मीन्स अगर आपके पास हील में आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है क्योंकि वो कम एरिया है, तो आपको फ्लैट शूज़ के ऊपर इसलिए ज़्यादा एक्सर्ट हो रही है क्योंकि उसका लार्ज एरिया है। ठीक है, उसने दो मिसालें दी थी, एक हील वाली और एक फ्लैट वाली, फ्लैट चप्पल वाली। इसके बाद जो हम डेफिनेशन पे आते हैं वो कुछ इस तरीके से है। इफ़ द फोर्स, आपकी फोर्स, आपका प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके फोर्स पर यूनिट एरिया के ऊपर, कि आपका फोर्स पर एरिया जो है वो कितना है जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। डेफिनेशन पे आइए। इट इज़ द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इफ एस स्टैंड फॉर अ फोर्स एंड ए फॉर सरफेस एरिया then the pressure exerted by the force is given by pressure is equals to force per unit area। प्रेशर में भी आपके पास कितनी चीज़ें कंसिडर हो रही हैं? दो चीज़ें, एक फोर्स और दूसरी एरिया। आपके पास इक्वेशन क्या बनती है? प्रेशर कंसिडर एज कैपिटल P एंड फोर्स इज डिफाइंड एज कैपिटल F डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल्स टू कैपिटल A। The unit of pressure is defined as Pascal. The unit of pressure is Newton per meter square। ठीक है, प्रेशर की यूनिट को किस तरह डिफाइन करते हैं? उसको क्या कहा जाता है? पास्कल। और किस तरह डिफाइन की जाती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज सिंपल द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, विद यूनिट। नाउ आपके पास अब जो अगला टॉपिक है वो है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेम आप पहले भी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। सेम एज इट इज़ ये यहाँ पर कोट की गई है इसकी डेफिनेशन।
which is defined as the pressure exerted by the weight of the atmosphere on the surface of the earth is called atmospheric pressure. वो वेट जो आपके पास एटमॉस्फेयर में डिफाइन किया जाता है उसको क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, कि आपके पास वो वेट या वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर की वजह से सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करता है उसको क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल इस चीज़ को इस तरीके से डिफाइन करती हूँ कि आप सी साइड पे जाते हैं, आराम से आप इंजॉय करते हैं, खेलते हैं पानी के साथ, कुछ ऐसा कोई ख़ास प्रेशर आपका एक्सर्ट नहीं हो रहा होता, आप नॉर्मली बिहेव कर रहे होते हैं। जब भी आप सी साइड पे जाते हैं नॉर्मली आप जिस तरह अपने घर के पास खेल रहे होते हैं उसी तरीके से आप वहाँ पे भी इंजॉय कर रहे होते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर यही चीज़ अगर आप अपने हिल एरियाज़ में करना चलें, अपने हिल एरियाज़ को कंसिडर करें कि आप पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करें, तो आपको ख़ुद से महसूस होता है कि आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू जब हम सरफेस पे चल रहे होते हैं। ठीक है, वो आपका बेसिकली क्या डिफ़ाइन कर रहा होता है, आपका प्रेशर, जो आप सरफेस की रिस्पेक्ट से लगने वाला प्रेशर। ठीक है, आपको ज़्यादा मुश्किल होती है पहाड़ चढ़ने में एज़ कम्पेयर टू जब आप सीधे मैदान में चल रहे हो या सरफेस पे चल रहे हो। ठीक है, उसमें आपके पास क्या होता है, बॉडी लेवल आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आपका प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, वो आपका बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम कंसिडर किस तरह करते हैं, द डिवाइस यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन करने की या मेजर करने की डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर। और आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कहाँ डिफाइन किया जाता है, एट सी लेवल। एट सी लेवल उसकी वैल्यूज़ को डिफाइन किया जाता है जो कि पहले से कैलकुलेटेड है, जिसकी पावर हम लेते हैं 10⁵ पास्कल। PA इज कॉल्ड पास्कल। द स्टैंडर्ड प्रेशर इज समटाइम कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार। स्टैंडर्ड प्रेशर को हम कभी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो 1 बार में भी डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। 3 चीज़ें इसके अंदर आपको बताई गई हैं। एक वो चीज़ कि बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, सही है। दूसरी आपके पास जो चीज़ कंसिडर करी गई है वो क्या है कि हम मेजर किस चीज़ से करते हैं, उसका क्या नाम है, बैरोमीटर। एट सी लेवल जो इसकी वैल्यू डिफाइन की गई है वो क्या है, 10⁵ पास्कल। इज दैट क्लियर। जब भी हम एटमॉस्फेरिक को डिफाइन कर रहे होते हैं तो आपके पास नीचे डिफाइन किया गया है कि आपका जो बॉडी लेवल है या जो बॉडी प्रेशर है वो हाई करता है, इंक्रीज़ करता है। जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है बॉडी का। उसके अंदर आपके पास जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाती है, आपका सांस फूलने लगता है। ये बेसिकली ये वो वाली चीज़ें होती हैं जो आपको बता रही होती हैं कि आपके अंदर का जो प्रेशर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जो बॉडी प्रेशर है वो डिस्टर्ब है। ठीक है, इसीलिए मेंशन किया जाता है ना, डॉक्टर्स मेंशन करते हैं कि हार्ट पेशेंट या ब्लड प्रेशर वाले मरीज ऐसी जगह जाने से गुरेज करें जहाँ पे उनका बॉडी प्रेशर बढ़ता हो। ठीक है, तो वो यही वजह होती है कि आपको ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है अपनी बॉडी को उस जगह को चढ़ने के लिए एज़ कम्पेयर टू अगर आप सीधी रोड पे या सीधी सड़क पे या सीधे सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे आप अपना वर्क डाउन करें। इस वजह से क्या आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं, एट हाई एल्टीट्यूड। अगर आपका हाइट ज़्यादा है, आप हाइट पे चढ़ रहे हैं लाइक माउंटेन, पहाड़ों पे, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लेस। उसमें जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लेस हो जाता है, विच कॉजेज डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड नोज़ ब्लीडिंग, जब नाक में से खून आ सकता है, मे आल्सो बी अकर। ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपको वहाँ पे पेश आ सकती हैं। ठीक है, ये तो था टॉपिक हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। इंशाल्लाह हम इसको
जो 2 टॉपिक्स हैं हमारे जिसमें हम इसको डिस्क्राइब और करेंगे अलग अलग बेसिस पे, वो इंशाल्लाह हम कंसिडर करेंगे 10.6 में अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, बी सेफ एंड स्टे एट होम टिल देन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।